जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं वर्धन वंश के बारे में। इसी को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। हमारा मकसद है कि इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना कम समय में आपको सारी जानकारी दे पाऊं इसके बारे में, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्धन वंश, इसी को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि वर्धन वंश है ना, तो इसे पुष्यभूति वंश कहते हैं। और इसे वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था संस्थापक वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। इस देख लो आप, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। तो इसका संस्थापक कौन हुआ? पुष्यभूति। नाम से याद रह जाएगा आपको, पुष्यभूति। ओके, याद रह जाएगा आपको कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन हुआ? पुष्यभूति। और एक बार इसके बारे में शासकों के बारे में देख लेते हैं, इसके सारे शासकों के बारे में। पुष्यभूति के बाद में शासक बनता है नरवर्मन। पुष्यभूति के बाद में कौन शासक बनता है? वह बनता है नरवर्मन। नरवर्धन, क्योंकि वर्धन वंश है तो नरवर्धन। इसके बाद में शासक बनता है नरवर्धन के बाद में बनता है शासक आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन आपको याद नहीं रखने हैं, जो याद रखने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। आदित्यवर्धन के बाद में शासक बनता है कौन? प्रभाकर वर्धन। ये याद रखना आपको, प्रभाकर वर्धन, क्योंकि ये इंपोर्टेंट शासक था। प्रभाकर वर्धन को वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। प्रभाकर वर्धन के बाद में शासक बनता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन राज्यवर्धन के बाद में शासक बनता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ओके, तो ये शासक हुए थे वर्धन वंश में, जो कि महत्वपूर्ण शासक है। इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए इसे मैं मिटा देता हूँ एक बार, और अब आपको यहाँ पे बेसिक से जानकारी देता हूँ। सॉरी, इसे भी मिटा दिया मैंने। सबसे पहले देखो, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। ओके, राजधानी क्या थी वर्धन वंश की? तो राजधानी राजधानी थी इनकी थानेश्वर। थानेश्वर है ये, थानेश्वर। कहाँ पड़ता है थानेश्वर? ये थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा राजधानी थी इनकी थानेश्वर। ओके, अब इसके बारे में ये फैक्ट ध्यान रखने पुष्यभूति के बारे में। तो अब इसके बाद में शासक बनता है महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक, तो वह बनता है कौन सा? तो शक्तिशाली शासक बनता है वो हमारा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ओके, इसके बारे में काफी फैक्ट ध्यान में रखने आपको। मैं रेड मार्कर ले लेता हूँ। प्रभाकर वर्धन, तो इसके बारे में आपको काफी फैक्ट ध्यान में रखने। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? तो यहाँ पे पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती ओके, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। इनके दो पुत्र हुए। दो क्या थे इनके पुत्र? ओके, दो पुत्र का नाम क्या था? पहला पुत्र था इनका राज्यवर्धन। राज्यवर्धन वर्धन। दूसरा पुत्र था इनका छोटा बेटा, तो दूसरा पुत्र था इनका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ओके, और इनकी एक पुत्री भी थी। उस पुत्री का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें से काफी बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पुत्री कौन सी थी इनकी? पुत्री थी राज्यश्री। पुत्री का नाम था राज्यश्री। और इस राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो राज्यश्री का विवाह हुआ था, जो राज्यश्री का विवाह हुआ था कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज का मोखरी शासक था, कन्नौज के मोखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ राज्यश्री का विवाह है। विवाह है कन्नौज के मोखरी राजा ग्रह वर्मा। कन्नौज के ग्रह वर्मा, कन्नौज के शासक है, कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा ओके, राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ इसका विवाह हुआ था राज्यश्री का। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में। हमने देखा कि इसके एक पत्नी था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था?
प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती, पुत्र थे दो, बड़ा पुत्र था इसका राज्यवर्धन, छोटा पुत्र था हर्षवर्धन, पुत्री थी राज्यश्री जिसका विवाह कन्नौज के शासक गर्भवर्मा के साथ हुआ था। और इसे प्रभाकर वर्धन को वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं इसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक था ये, वास्तविक संस्थापक। हाँ ओके, ये क्वेश्चन काफी बार बना हुआ है कि वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ही वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो इसके बारे में ये फैक्ट ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राज्यश्री जिसका विवाह कन्नौज के शासक गर्भवर्मा के साथ हुआ, और फिर बाद में शादी के कुछ दिनों के बाद में इसकी प्रभाकर वर्धन की तो हो जाती है मृत्यु। ओके, और प्रभाकर वर्धन के बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन शासक? राज्यवर्धन। शासक बनता है राज्यवर्धन, क्योंकि उस टाइम पे हर्षवर्धन के शासक बनने की कोई इच्छा नहीं थी और ये खुद भी शासक नहीं बनना चाहता था। वैसे भी इसका छोटा पुत्र था तो शासक नहीं बना था उस टाइम पे। उस टाइम पे शासक बना था राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन के टाइम पे जो इसकी बहन थी राज्यश्री की, क्या लगी? बहन लगी है इसकी, क्योंकि ये तीनों क्या थे? भाई बहन थे। तो इसकी प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी ये भी, और ये भी प्रभाकर वर्धन का ही पुत्र था। तो इसकी बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज के शासक गर्भवर्मा के साथ हुआ था। लेकिन कन्नौज के शासक गर्भवर्मा की हत्या कर दी गई थी मालवा के शासक, मालवा का शासक था ये जो देवपुत्र, मालवा के शासक देवपुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी। यानी कि मालवा के शासक ने इसकी हत्या की थी। मालवा के शासक, मालवा के शासक देवपुत्र, मालवा का शासक था देवपुत्र ने, मालवा के शासक देवपुत्र ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, हत्या कर दी। और राज्यश्री को क्या किया? इसने कैद कर लिया और राज्यश्री को बंदी बना लिया, राज्यश्री को बंदी बना लिया। ओके, तो उस टाइम पे यहाँ पे मगध साम्राज्य पे किसका अधिकार था? राज्यवर्धन का। राज्यवर्धन शासक था उस टाइम पे। तो राज्यवर्धन ने क्या किया? जो कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था? कन्नौज पर मालवा के शासक देवपुत्र ने अधिकार कर लिया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी इसकी, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और पुत्री इसकी प्रभाकर वर्धन की पुत्री या राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री को यहाँ पे क्या कर दिया? कैद कर लिया इसने। किसने? देवपुत्र ने, कन्नौज में। तो राज्यवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इसे देवपुत्र की हत्या कर दी राज्यवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण करके देवपुत्र की हत्या कर दी और राज्यश्री को कैद से मुक्त करा दिया। लेकिन यहीं पे देवपुत्र का एक मित्र था जो कि गौड़ नरेश था, गौड़ नरेश शशांक था। गौड़ नरेश शशांक ने यहीं पे धोखे से, जब राज्यवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण करके इसकी देवपुत्र की हत्या की, उसी टाइम पे धोखे से गौड़ नरेश शशांक ने इसकी हत्या कर दी। इसकी राज्यवर्धन की हत्या कर दी गौड़ नरेश शशांक ने, गौड़ नरेश शशांक ने इसकी हत्या कर दी। ओके, किसकी? राज्यवर्धन की हत्या कर दी गौड़ नरेश शशांक ने। कहां पे? कन्नौज में। और फिर से इसे बंदी बना लिया। किसे? राज्यश्री को, कन्नौज में। तो राज्यश्री को कहते हैं कि कन्नौज में बंदी बनाने के बाद में फिर शासक बनता है कौन? फिर इसकी हत्या कर दी गई राज्यवर्धन की, तो फिर शासक बनता है हर्षवर्धन। फिर शासक बनता है कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? फिर से कन्नौज पर आक्रमण करके गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया और अपनी बहन राज्यश्री को वहां से छुड़ाया। और ये सबसे प्रतापी शासक था हर्षवर्धन, और इसने फिर लगभग उत्तर भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन शासक नहीं बनना चाहता था शुरुआत में, लेकिन अपने मंत्रियों के काफी समझाने के बाद में और अपनी बहन राज्यश्री को छुड़ाने के लिए ये शासक बनता है कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन शासक बनते ही हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर दिया और राज्यश्री को
वहां से कैद से आजाद करा दिया। और यहाँ पे फिर जो कन्नौज पे इसका अधिकार हो गया था ना घोड़ नरेश शशांक का, इसे कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया और लगभग उत्तर भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की। किसने? हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन के बारे में तो हम कल पढ़ेंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। किसके? प्रभाकर वर्धन के बारे में। तो इसके बारे में इसकी उपाधियां ध्यान रख लेना। प्रभाकर वर्धन की उपाधियां ध्यान में रख लेना। इसकी उपाधियां मैंने लिखा है नहीं, तो इसकी दो उपाधियां है, परम भट्टारक, परम भट्टारक, परम भट्टारक। दूसरी है परम भट्टारक महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, जो कि अनेक भारत के अनेक राजाओं ने धारण की थी। महाराजाधिराज। ओके, ये इसकी उपाधियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। इसकी उपाधियां कौन कौन सी है? परम भट्टारक महाराजाधिराज, ये इसकी उपाधियां ध्यान में रखना प्रभाकर वर्धन की। और प्रभाकर वर्धन के बाद में शासक बनता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने मारवा के शासक जो देवपुत्र था ना, इसकी हत्या कर दी थी। इसने राज्यवर्धन ने, और यहीं पर राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी घोड़ नरेश शशांक ने। और फिर अशोक ये हर्षवर्धन शासक बनता है और इसने घोड़ नरेश शशांक की भी हत्या कर दी। तो ये था हमारा वर्धन वंश के बारे में। अब हम कल पढ़ते हैं वापस से वर्धन वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है ना, हर्षवर्धन, इसके बारे में कल पढ़ेंगे अलग से वीडियो बनाकर इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में आपको काफी फैक्ट ध्यान में रखना है। ये कब शासक बना था, इसने बौद्ध समितियों के भी आयोजित किया था और ये काफी अच्छा शासक था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि ये प्रभाकर वर्धन कौन से धर्म का अनुयायी था? तो प्रभाकर वर्धन शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रभाकर वर्धन क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन हर्षवर्धन, फिर ये हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ओके, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।